हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का चैप्टर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर यह सुनते हैं, पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है, गवर्नमेंट ये काम करना चाहती है, या गवर्नमेंट आम जनता के लिए यह फैसला लेने के बारे में विचार कर रही है। तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि गवर्नमेंट यानी सरकार क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, यानी गवर्नमेंट हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाती है, गवर्नमेंट्स क्या काम करती हैं और ये कैसे तय करती हैं कि क्या काम करना है। विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट्स जैसे मोनार्कीज और डेमोक्रेसीज में क्या अंतर है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब सब लोग एक साथ रहते और काम करते हैं तो सभी लोगों को कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत होती है। इन ऑर्गेनाइजेशंस को सरकारों के नाम से जाना जाता है। सरकारें लोगों की भलाई के लिए निर्णय लेती हैं और कुछ नियम बनाती हैं जो सभी लोगों पर लागू होते हैं। सरकारें कामों का नेतृत्व करती हैं, जैसे संसाधनों को नियंत्रित करना, देश के क्षेत्र की रक्षा करना ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। इन सभी कामों को कैसे करना है यह निर्णय लेती हैं और अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के बीच इन डिसीजंस को लागू करती हैं। पर सरकार यानी कि गवर्नमेंट होती क्या है, चलिए जानते हैं। सरकार कुछ लोगों का एक समूह होती है। इन लोगों के पास प्रशासनिक कानून के अनुसार देश, राज्य और देश या क्षेत्र के भीतर प्रांत में शासन करने की शक्ति होती है। सरकारें कानून और नियम बनाती हैं और टैक्सेस कलेक्ट करती हैं, यानी कर जमा करती हैं। हम ये जान ही चुके हैं कि हर देश को एक सरकार की जरूरत होती है जिससे वह देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सके और उन पर काम करवा सके, यानी उन डिसीजंस को लागू कर सके। यह डिसीजंस इस प्रकार हो सकते हैं कि सड़कों और स्कूलों का निर्माण कहाँ करवाया जाए, जब प्याज की कीमत बढ़ जाए तो उसकी कीमत को कैसे कम किया जाए, बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं। सरकार कई सोशल इश्यूज पर भी एक्शन लेती है, जैसे गरीबों की मदद के लिए सरकार के पास कई प्रोग्राम्स होते हैं। इन प्रोग्राम्स को लागू करती है। सरकार कई अन्य महत्वपूर्ण काम करती है, जैसे डाक और रेलवे सेवाएं चलाती है। सरकार और भी बहुत से महत्वपूर्ण काम करती है, जैसे देश की सीमाओं की रक्षा करना और दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का काम। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि क्या उसके देश के सभी नागरिकों के पास खाने के लिए पर्याप्त खाना और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। जब कहीं प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे सुनामी या फिर भूकंप आ जाता है, तब सरकार ही प्रभावित लोगों की सहायता का आयोजन करती है। लोग विवाद के खिलाफ लड़ने और अगर किसी ने कोई भी अपराध किया है तो उस अपराध के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोर्ट जाते हैं। अदालतें भी सरकार का एक हिस्सा ही है। Some examples of institutions that are part of the government: the Supreme Court, the Indian Railways and Bharat Petroleum। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, द इंडियन रेलवेज यानी भारतीय रेलवे और भारत पेट्रोलियम, ये ऐसे संस्थानों के कुछ उदाहरण हैं जो सरकार का ही हिस्सा हैं। मतलब these are some examples of such institutions that are part of the government। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कई स्तर होते हैं। अब हम ये पहले से ही जानते हैं कि सरकार के पास बहुत सी अलग अलग चीज़ों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अब हमारे सामने सवाल यह है कि सरकार कैसे काम करती है। सरकार विभिन्न स्तरों पर काम करती है: स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर के अंतर्गत आते हैं गांव, कस्बा और मोहल्ला। राज्य स्तर के अंतर्गत आता है कोई भी पूरा राज्य जैसे असम, और राष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत पूरा देश आता है। नेशनल लेवल में इंटायर कंट्री आती है, यानी पूरा देश। स्टेट लेवल में स्टेट्स आती हैं।
इस मैप में इंडिया की स्टेट्स दिखाई गई हैं। हर एक स्टेट में अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। इस मैप में हर एक स्टेट की डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई गई हैं। मैप में आप देख सकते हैं कि किस स्टेट की कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया। लॉज एंड द गवर्नमेंट, कानून और सरकार। सरकार के काम करने का एकमात्र तरीका कानून बनाना है और देश में रहने वाले लोगों को सरकार के बनाए इन कानूनों का पालन करना होता है। जैसे सरकार के पास डिसीजंस लेने की पावर होती है, वैसे ही उसके पास इन डिसीजंस को लागू करने की भी पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले सभी व्यक्तियों के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो इस वजह से उस व्यक्ति को जेल हो सकती है या उस पर बड़ी रकम का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बिना कानून बनाए सरकार की डिसीजंस लेने की पावर किसी भी काम की नहीं होती है। सरकार तो एक्शन लेती ही है, लेकिन लोग भी एक्शन ले सकते हैं। मतलब, यदि लोगों को लगता है कि किसी विशेष कानून का पालन नहीं किया जा रहा है तो इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति किसी जॉब का इंटरव्यू देने जाता है और अगर उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे उसके धर्म या जाति के कारण जॉब पर नहीं रखा गया था, तो वह व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। सारी बातें सुनने के बाद अदालत आदेश देगी कि क्या किया जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार। इस चैप्टर में हम 2 प्रकार की सरकारों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट डेमोक्रेसी, सेकंड मोनार्की। कानून बनाने और उसे लागू करने की शक्ति सरकार को किसने दी? इस प्रश्न का उत्तर किसी देश में किस प्रकार की सरकार है उस पर निर्भर करता है। चलिए डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं। लोकतंत्र में लोग ही सरकार को निर्णय लेने और उसे लागू करने की शक्ति देते हैं। लोग ये शक्ति सरकार को चुनावों के माध्यम से देते हैं। चुनाव के दौरान लोग किसी खास व्यक्ति को वोट देते हैं और चुनते हैं। एक बार जब वे व्यक्ति चुन लिए जाते हैं तब वे सरकार बनाते हैं। डेमोक्रेसी में सरकार को लोगों के सामने अपने कामों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, यानी सरकार को लोगों के सामने ये बताना होता है कि वह कोई काम कर रही है तो क्यों कर रही है, कोई डिसीजन ले रही है तो क्यों ले रही है, कोई कानून बना रही है तो किस वजह से बना रही है। या ये भी कह सकते हैं कि सरकार को लोगों के सामने अपने कामों और अपने डिसीजंस के बारे में जवाब देना पड़ता है। चलिए अब मोनार्की के बारे में जानते हैं। दूसरे प्रकार की सरकार होती है मोनार्की यानी राजतंत्र। मोनार्की में डिसीजंस लेने और उन्हें लागू करने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है। लेकिन मोनार्च यानी सम्राट डिसीजन लेता कैसे है? मोनार्च के पास एक छोटा सा लोगों का समूह होता है जिसके साथ मोनार्च किसी भी मैटर पर यानी किसी भी मामले पर चर्चा करता है। मोनार्की में मोनार्च किसी भी मामले पर लोगों के समूह के साथ चर्चा तो करता है, लेकिन अंत में फाइनल डिसीजन सिर्फ मोनार्च ही लेता है। मोनार्की में डेमोक्रेसी से बिल्कुल उल्टा होता है। मोनार्की में राजाओं और रानियों को लोगों के सामने अपने किसी भी काम को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। लोग उनसे नहीं पूछ सकते कि यह डिसीजन आपने क्यों लिया। यानी मोनार्की में मोनार्च को अपने किसी भी काम के लिए और अपने किसी भी डिसीजन के लिए लोगों को जवाब नहीं देना होता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, लोकतांत्रिक सरकारें। ये हम सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत को डेमोक्रेसी ऐसे ही नहीं मिल गई। इसे पाने के लिए भारत के लोगों को घटनाओं से गुजरते हुए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। भारत पर पहले ब्रिटिशर्स का राज था। लोगों ने इसे आज़ाद कराया। इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन से भी रूबरू हुए और फिर भारत ने सभी जाति के लोगों को ध्यान में रखते हुए अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त ये ध्यान रखा
कि भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए जिससे सभी लोग खुलकर अपने विचार प्रकट कर सकें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लोगों ने ही डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष किया है। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र पाने के लिए संघर्ष किया है, जैसे कि नेपाल। अब हमें ये पता लग ही चुका है कि डेमोक्रेसी की मुख्य विशेषता यह है कि लोगों के पास वोट देने के माध्यम से अपने नेताओं यानी अपने लीडर्स को चुनने की शक्ति होती है। लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही लोगों के बिहाफ पर नियम बनाते हैं। अगर कोई नियम लोगों को सही नहीं लगता है तो लोग उस नियम का विरोध कर सकते हैं और सरकार को इस बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि लोग सरकार के फैसले पर आवाज उठा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है। हमारे समय में यानी आज के समय में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को आमतौर पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली अपने प्रतिनिधि को नहीं चुनते, मतलब सीधे सीधे पार्टिसिपेट नहीं करते। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग अपने प्रतिनिधि का चयन चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। ये सब प्रतिनिधि आपस में मिलते हैं एंड दे टेक डिसीजंस फॉर द इंटायर पॉपुलेशन, यानी वे पूरी आबादी के लिए डिसीजंस लेते हैं। ये देखिए, इस फोटो में ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा मतदान दिखाया गया है। मतदान के दौरान सभी लोगों की उंगली पर निशान लगाया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक व्यक्ति ने केवल एक ही वोट डाला है। जब तक कोई भी सरकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को स्वीकार नहीं करती, तब तक वह सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक नहीं कह सकती। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि देश के सभी लोग जो 18 साल और उससे ऊपर हैं, वे सब चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, यानी वे सभी वोट दे सकते हैं। हमारे समय में तो सभी अडल्ट्स को वोट देने की अनुमति है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि जब सरकारें महिलाओं और गरीबों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति बिल्कुल नहीं देती थीं? जब पहली बार सरकार का गठन हुआ, यानी जब पहली बार सरकार बनी, तो शुरुआती समय में सरकार ने सिर्फ उन्हीं पुरुषों को वोट देने की अनुमति दी जिनके पास संपत्ति होती थी और जो शिक्षित होते थे। इसका साफ साफ यही मतलब है कि महिलाओं, गरीबों, संपत्तिहीन और अशिक्षित लोगों को वोट देने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। उस समय जिन लोगों को भी वोट देने की अनुमति थी, वे जिस भी प्रतिनिधि को वोट के माध्यम से चुनते थे, उन्हीं के बनाए नियमों और अधिनियमों के द्वारा पूरे देश पर शासन किया जाता था। स्वतंत्रता से पहले भारत में केवल एक स्मॉल माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक, जो अमीर और जो पढ़े लिखे थे, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देने की अनुमति थी। उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार बनाते थे। यह भी कह सकते हैं कि उस समय में पूरे देश के लोगों का भविष्य सिर्फ और सिर्फ स्मॉल माइनॉरिटी के हाथों में ही था। कई लोग इस अन्याय के खिलाफ बोले, उनमें गांधी जी भी शामिल थे। गांधी जी इस प्रथा के अन्याय को देखकर हैरान थे। उन्होंने सभी अडल्ट्स को वोट देने के अधिकार की मांग की, जिसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के रूप में जाना जाता है। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं संभवतः इस विचार को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता कि जो व्यक्ति धन संपत्ति का मालिक है, उसे वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति चरित्रवान है लेकिन वह धन संपत्ति का मालिक नहीं है या फिर वह पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। या जो व्यक्ति दिन रात पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, उसे वोट देने का अधिकार गरीब होने के अपराध के कारण नहीं मिलना चाहिए। यानी एक गरीब व्यक्ति का अपराध सिर्फ इतना ही है कि वह गरीब है और इस वजह से उसे वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। दुनिया में किसी भी सरकार ने कभी भी अपनी इच्छा से पावर यानी सत्ता को साझा नहीं किया है।
पूरे यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी महिलाओं और गरीबों को सरकार में भागीदारी के लिए यानी वोट देने का अधिकार पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सभी महिलाओं का वोट देने का संघर्ष और मजबूत हो गया। इस आंदोलन को वुमेन्स सफ्रेज मूवमेंट यानी महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि सफ्रेज शब्द का अर्थ ही होता है वोट देने का अधिकार। वॉर के दौरान सभी पुरुष जंग लड़ने के लिए बाहर गए हुए थे। इस वजह से वे सारे काम जो पहले पुरुष करते थे और जिन कामों के बारे में लोग सोचते थे कि ये काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते थे, अब महिलाओं को वे सारे काम करने के लिए कहा गया। कई महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के कार्यों को ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित और मैनेज यानी संभालना शुरू किया। जब लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार महिलाएं विभिन्न प्रकार के कामों को अच्छे से संभाल रही थी, तो वे सोच में पड़ गए कि उन्होंने महिलाओं के बारे में और वे क्या करने में सक्षम थी, इस बारे में इतनी अनुचित रूढ़ियां क्यों बना रखी थी। जब लोगों को ये पता लगा कि महिलाएं भी हर काम को अच्छे से कर सकती हैं और कोई भी काम कैसे करना है यह डिसीजन भी ले सकती हैं, इसलिए महिलाओं को इस नज़र से देखा जाने लगा कि वे डिसीजन लेने के योग्य हैं। सफ्रजेट्स का मतलब होता है फीमेल एडवोकेट ऑफ द राइट ऑफ वुमेन टू वोट, यानी महिलाओं के मतदान के अधिकार की वकालत करने वाली महिला अधिवक्ता। सफ्रजेट्स ने सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिले इसकी मांग की। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर अपने आप को रेलिंग्स से बांध दिया ताकि वह सरकार पर दबाव बना सकें और उनकी बात सरकार द्वारा सुनी जाए। बहुत से सफ्रजेट्स को जेल में डाल दिया गया और कई भूख हड़ताल पर चली गईं। भूख हड़ताल पर जाने वालों को बलपूर्वक यानी जबरदस्ती खाना खिलाया गया। अमेरिकी महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला और ब्रिटेन में महिलाओं को पुरुषों की तरह ही वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.